हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन में जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो चार तरह के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो बहुत इजी है, इसलिए हम आज डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिर्फ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था आपको, लेकिन ये स्पेशल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए वीडियो है। तो समझते हैं कि यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। और ये हमें क्या बताता है कि ये एक आपको सीरीज ऑफ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला आपको एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है वो पोटेशियम है, और सबसे लास्ट में जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो क्या है, गोल्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। जो टॉप पे है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल कौन है, गोल्ड। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो सोडियम का जो लूज करने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते, सब में डिफरेंस होता है। कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कोई कम रिएक्टिव होता है। तो ये आपको कुछ सीरीज दिया गया है, इसके अनुसार आप बता सकते हैं कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो टॉप पे कौन है, मैग्नीशियम है ना। तो मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो इसको आप देखकर बता सकते हैं कि दो मेटल अगर आपको दिया रहे तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, इसको आप देखकर बता सकते हैं। पोटेशियम और सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप इस ग्रुप को देखकर बता सकते हैं कि पोटेशियम ग्रुप में टॉप में है सोडियम से, तो पोटेशियम जो है सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे पास है, देखिए ये भी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा एलिमेंट्स को दिया गया है, और भी ज्यादा एलिमेंट्स है इसमें, और भी है। देखिए यहाँ पे इसके आगे ये रहा, तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक। ये भी है। इसके बाद तो अगर आपसे मैं गोल्ड और बेरियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलिएगा बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये सीरीज है, सबसे ज्यादा लिथियम, उसका पोटेशियम, बेरियम, सोडियम। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स का है। तो मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज कैसे अरेंज होता है, मैंने बताया कि जिसकी सबसे ज्यादा लूज करने की कैपेसिटी होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ज्यादातर आपको ये देखने को मिलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा यूज होता है, और ये ज्यादा देखने को भी मिलता है। कहीं पर भी आप बुक से या कहीं पर देखें तो इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो इसको आप देखिए और साथ साथ इसको भी याद कर लीजिए, और इसका यूज आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में देखने को मिलेगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट नाम ही से पता चला, डिस्प्लेस कर देना, किसी को किसी के जगह से हटा देना, उसकी जगह ले लेना। तो ऐसा कब पॉसिबल है, अगर ये तभी पॉसिबल है जब कोई स्ट्रॉन्गर होगा, तभी वो किसी लेस स्ट्रॉन्गर को उसके जगह से हटा सकता है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर हम मेटल्स की बात करते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जगह से हटा देता है, और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, ये मतलब एक एलिमेंट होगा उसके अंदर, और एक कंपाउंड होगा। जैसे कि बी और सी क्या है, बी सी एक कंपाउंड है। तो बहुत सिंपल सा पहचानने का तरीका है कि एक जो होगा एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। बट इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोथ आर कंपाउंड। बहुत इजीली आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखकर कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड होंगे, जबकि
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा। अब दोनों में होता क्या है उसको समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी, ये जो है मेटल है, बी क्या है, नॉन मेटल है, तो आप देखिएगा कि दोनों को जब आप एक साथ रखेंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच होगा बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे ये अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेटल है, और बी क्या है, नॉन मेटल है। अब इस एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब इस कंपाउंड को किसी दूसरे मेटल के साथ हम जब रखते हैं, तो इन दोनों, अब इस कंपाउंड और इस एलिमेंट के बीच रिएक्शन होगा। तो कैसे होगा, तो देखिएगा कि ये जो नॉन मेटल है, इसको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो ए के साथ रिएक्ट करे या तो सी के साथ रिएक्ट करे। तो किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा, जिसके साथ वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना सके। तो अगर ए और सी में अगर सी ज्यादा स्ट्रांग, जो सी है जो मोर रिएक्टिव है, अगर सी मोर रिएक्टिव है तो बी क्या करेगा, बी जो है ए से हटकर सी के साथ रिएक्ट कर लेगा और फॉर्म करेगा सी बी प्लस ए। इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा इक्वेशन का। तो आप देख रहे हैं कि जो एटम्स और आयंस है वो क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ कि जो एक जो सी था उसने ए को उसके जगह से हटा दिया, तो डिस्प्लेस कर दिया ना। क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि सी जो था ना वो ए से ज्यादा स्ट्रांग था, तो इस कारण से सी ने ए को हटा दिया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सी जो है लेस स्ट्रांग हो एज कंपेयर टू ए, तब क्या होगा, तब कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा और एलिमेंट जो है जो मेटल है, और जो कंपाउंड के अंदर जो मेटल है, कंपाउंड के अंदर जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए जो एक मेटल के साथ जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सी ए को तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब सी मोर स्ट्रॉन्गर होगा, और क्या फॉर्म करेगा, सी बी प्लस ए फॉर्म हो जाएगा। तो आप एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि अगर हम बात करें जिंक प्लस HCl की, तो यहाँ पे दो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो जिंक दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो अब कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कौन ज्यादा स्ट्रांग है जिंक और हाइड्रोजन में। तो देखते हैं कि पहले जिंक आता है कि हाइड्रोजन आता है। तो जिंक, पहले जिंक आ गया, हाइड्रोजन तो अभी नहीं आया। हाइड्रोजन को देखते हैं, अब हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन ए रहा। तो जिंक तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना, जिंक बहुत पहले आ गया हाइड्रोजन से। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक के पास पावर है कि वो हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सकता है। तो जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो जिंक ने हाइड्रोजन का जगह ले लिया और हाइड्रोजन अपना साइड हो गया। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब इसी में आप देख सकते हैं सिल्वर है और कॉपर है, तो देखिए कौन पहले आता है, सिल्वर आता है कि कॉपर आता है। तो आप देखिएगा तो कहीं सिल्वर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नहीं, यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं सिल्वर है और सिल्वर आ गया, सिल्वर और क्या है, कॉपर। तो कॉपर यहाँ पे है, सिल्वर यहाँ पे है, तो आपको पता चलिए कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के साथ, सिल्वर से, तो क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। आप देख रहे हैं कि कॉपर और सिल्वर में कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या सिल्वर जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये क्लियर हो गया होगा। इतना अच्छा मेरे ख्याल से कहीं पर भी आपको नहीं समझाया गया होगा, ना यूट्यूब पे और ना कहीं टीचर आपको बताया होगा। चलिए अब लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी किसी को क्लियर नहीं होता, आज क्लियर करने की कोशिश करिए। तो लेट सपोज दो कंपाउंड है हमारे पास, एक AB है और CD है। तो मैंने बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो
दो कंपाउंड के बीच में होगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा? एक एक क्या होगा, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस साफ क्लियर हो जाता है। अब क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच? तो आपको पता है कि इन दोनों में एक मेटल होगा, एक मेटल होगा तो दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। सेम इसमें भी एक मेटल होगा तो दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा। तो ये जो मेटल है इसके पास दो ऑप्शन है कि वो बी के साथ रिएक्ट तो किए हुआ ही है। अब उसके पास एक और नॉन मेटल है डी। अब ये किसके साथ रिएक्ट करे? अब ए को लगेगा कि ये जो है डी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जो कि ए बी के बीच जो फॉर्म है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ए डी के साथ। तो ए जो है वो डी के साथ चला जाएगा और अपना एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, जो कि ए बी के मुकाबले ए डी के बीच जो बॉन्ड होगा ना, जो ये होल्ड करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। और बच गया आपका बी और सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी और बी एक अलग कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए, अगर आप देखिएगा तो बी के जगह क्या आ गया, बी के जगह पर डी आ चुका है, बी के जगह पर डी आ चुका है और डी के जगह पर क्या आ चुका है, बी आ चुका है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ पे। एक तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि बी जो है डी को हटाया, और ऐसे भी कर सकते हैं, और बी जो है डी के जगह पर आ गया और डी के जगह पर बी आ गया। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आपको पता है क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें आपको डिफिनेशन में आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि आयंस आर एक्सचेंज्ड। अब देखिए, आयंस आर एक्सचेंज बोल रहा है, तो क्या यहाँ पे आयंस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे तो कोई एटम नहीं है ना, ये भी एटम नहीं है, ये भी एटम नहीं है, ये भी आयन 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 है और सी डी भी आयंस है। तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। जो बी आयन है वो डी के पास चला जा रहा है और जो डी आयन है वो बी के पास चला जा रहा है, ठीक है ना। और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, जिसके कारण नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स और इसके कारण नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर एक एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो बेरियम क्लोराइड है, Na2SO4 है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लोराइड की जगह क्या आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा, और सल्फेट की जगह क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे आप देखकर आप समझ सकते हैं। और एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें एक और चीज आपको नोट करने वाली चीज है कि ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्म होता है। देखिए, प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ये बेरियम सल्फेट का जो प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इसके कारण हम जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा तो उसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या कह रहा है कि इसमें है आपका एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका बेस है HCl। HCl क्या है आपका, एसिड है, HCl एसिड है। अब इन दोनों के रिएक्शन से एक सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको याद होगा कि जब बेस और एसिड या बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू, आप इसे वीडियो को शेयर करें, जिनको जरूरत हो उसके साथ शेयर करें। थैंक यू।